Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे पहले देखिए, उसके बाद ही हमारा ये लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। ठीक है, मतलब यदि कोई सिस्टम जो है अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब डिस्प्लेस होगा, ट्रांसलेट होगा, ठीक है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो किस कंडीशन में जो है कंजर्व्ड रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कंजर्व्ड रहेगा तो हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम जो है क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में उसको कंजर्व्ड रखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब मोशन के दौरान उस पर जो है कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जितना वेलोसिटी है इनिशियल कंडीशन में, एंडिंग कंडीशन में भी वो जो है क्या होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए वेलोसिटी। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें जो है लीनियर मोमेंटम वहाँ कंजर्व्ड रूप में मिलेगा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे देखते हैं। कंसिडर द कंजर्वेटिव सिस्टम। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम जो है कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो उस सिस्टम को वहाँ से ट्रांसलेट करने में जो हम फोर्स लगाते हैं वो क्या होगा, उस पॉइंट के जो है इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पर जो है डिपेंड करेगा, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। कंजर्वेटिव सिस्टम यही बताता है। मतलब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव सिस्टम है वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा। मतलब हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए माइनस डेल V होता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है फोर्स लगाने पर, ठीक है, वो क्या होगा, केवल कोऑर्डिनेट पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर ही। पोजीशन कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में ये क्या हो जाएगा, QJ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब यदि हम एक कंजर्वेटिव सिस्टम कंजर्व्ड करें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो केवल क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहा है तो उसके इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पर उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है उसी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर पाथ का कोई रोल नहीं है, पाथ पर जो है डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा। तो जब उस सिस्टम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जितना वेलोसिटी, कितना भी वेलोसिटी हो, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। वो बस डिपेंड करेगा यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसका पोजीशन क्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में करूँ तो V इक्वल टू वी आर आई हो जाएगा। ठीक है, जहाँ R क्या हो जाएगा, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। यहाँ पर V इक्वल टू वी क्यू जे, यहाँ पर क्यू जे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिया हूँ। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्टेट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल होते हैं उसके स्टेट को कम्प्लीटली तरीका से बताने के लिए, ठीक है, हम जो कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं उसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट करते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि सिस्टम जो है पहले पॉइंट P पर है या पार्टिकल जो भी लो, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर आ रही है। लेकिन ये वेक्टर आ रही क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जानते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज होगा तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में भी कुछ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब मैं मान के चलता हूँ कि उस पर जो है कोई
फोर्स लगाकर, ठीक है, उस सिस्टम पर फोर्स लगाकर उसको, या पार्टिकल मान लेता हूँ, पार्टिकल को फोर्स लगाकर मैंने इस क्यू पॉइंट पर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कितना डी क्यू जे डिस्प्लेस किया मैं, ठीक है, और ये एन कैप क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसलेशन के जो है डायरेक्शन को बताता है, एन कैप, इस डायरेक्शन में मैं उसको डिस्प्लेस किया, तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर से, जो किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, आर आई क्यू जे प्लस डी क्यू जे हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए ये आर आई और क्यू जे का मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये बता रहा है कि आर आई जो है क्यू जे का फंक्शन है, मतलब इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, तो यहाँ पर डी क्यू जे इसमें चेंज हुआ तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर आई क्यू जे प्लस डी क्यू जे, क्योंकि डी क्यू जे यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है, केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का ही क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में। हैंस वी हैव कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट। तो यहाँ पर जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ये क्यू जे डॉट क्या होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होता है, तो पोजीशन क्या करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर, तो क्या हो जाएगा, कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल में जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा उसके रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके पोटेंशियल में इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक। लेट पी इक्वल टू वेक्टर आर आई is function of qj be the initial position of this system and let it translated to a point q equal to vector ri which is the function of qj plus dqj so that, अब देखिए यहाँ पर p इक्वल टू पहला उसका पोजीशन माना हूँ, ठीक है, उसमें फोर्स लगाने पर जो ट्रांसलेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका जो फाइनल पोजीशन होता है ये हो जाता है, ठीक है। तो सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या बता रहा है, डी क्यू जे इंटू एन कैप, एन कैप क्या बताता है, देखिए वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, जिस डायरेक्शन में जो है ट्रांसलेशन हुआ है उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। डी क्यू जे रिप्रेजेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, डी क्यू जे क्या बताता है, जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको बताता है। वी हैव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट, अब देखिए पोजीशन में जो चेंजेस आता है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब जाता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाता है तो उसके पोजीशन में जो चेंजेस आता है उसको सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, मतलब उसके जो पोजीशन में चेंजेस आया किसके रिस्पेक्ट में, उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस हुआ उसके रिस्पेक्ट में, उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे लिमिट डी क्यू जे टेंस टू 0। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो बहुत छोटा हुआ है, थोड़ा सा कम, बहुत कम दूरी के लिए है, ठीक है, ये आपको बहुत अधिक दिख रहा है लेकिन इसको हम मान रहे हैं कि बहुत छोटा सा क्या हुआ है, यहाँ पर डी क्यू जे जो है ट्रांसलेटेड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जो फाइनल पोजीशन है उसमें इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दूंगा किसके रिस्पेक्ट में, डी क्यू जे जो ट्रांसलेशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं जो पोजीशन फाइनल पोजीशन में जो उसमें चेंजेस हुआ है उसको मैं इस टर्म में जो है लिख सकता हूँ, ठीक है, किसके, क्यू जे के रिस्पेक्ट में। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से, कर्ली आर ए अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू लिमिट डी क्यू जे टेंस टू 0। अब देखिए ये जो है, ये जो चेंजेस है यही क्या है, पी से क्यू है, पी से क्यू आया है वही है, ठीक है। इस पोजीशन में मैं इसके पोजीशन को माइनस करूँगा तो मुझे ये मिलेगा पी क्यू, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर पी क्यू अपॉन डी क्यू जे। अब पी क्यू का वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये वाला देखिए, तो इस वैल्यू के यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू जे इंटू एन कैप अपॉन डी क्यू जे कैंसिल आउट, तो डी क्यू जे टेंस टू 0, तो लिमिट हट जाएगा, अब डी क्यू जे है नहीं, क्या हो जाएगा, कर्ली आर अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू एन कैप। मतलब उसमें जो चेंजेस है वो यूनिट वेक्टर में हुआ है, जो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, केवल डायरेक्शन को बताता है, उस डायरेक्शन में जो है चेंज हुआ है, ठीक है।
तो नाउ द जनरलाइज्ड फोर्स इज गिवन बाय, अब वहाँ पर यदि जो मैं पार्टिकल कंसिडर कर रहा था वो मैं ith पार्टिकल यदि मान लूँ, तो जनरलाइज्ड फोर्स का इक्वेशन हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू जे इक्वल टू समीशन आई वेक्टर एफ आई कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे, ये होता है हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ली आर अपन कर्ली क्यू जे का वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ ये समीशन आई वेक्टर एफ आई इंटू एन कैप, जहाँ पर फिर से ये वाला टर्म जो है क्या बताएगा। अब देखिए समीशन आई वेक्टर एफ आई क्या हो गया, ये जो है ith पार्टिकल पर कार्य करने वाला फोर्स है, तो पूरे सिस्टम के लिए समीशन लगा है, तो ये पूरे सिस्टम पर हो जाएगा। ith पार्टिकल का यदि मैं समीशन करूँ तो वो पूरा सिस्टम ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू जे इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू एन कैप। अब ये क्या बताएगा देखेंगे, वेयर एफ इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एफ क्या है यहाँ पर सिस्टम पर वर्क करने वाला पूरा जो है टोटल फोर्स है। इक्वेशन 4 implies that Qj are the components of the total force in the direction of translation n cap। अब यहाँ पर Qj जो बता रहा है उस पर जो लगने वाला वो फोर्स को बता रहा है, टोटल फोर्स सिस्टम पर, और n कैप क्या बता रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को बता रहा है n कैप, ठीक है। तो देखते हैं, नाउ द जनरलाइज्ड मोमेंटम Pj इज डिफाइंड बाय, हमने इससे पिछले लेक्चर में जनरलाइज्ड मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस होता है उसमें रिलेशन निकाला था, ये वाला क्या होता है, पी जे इक्वल टू कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, इसको मान लेता है इक्वेशन 5। इसको समझने के लिए आपको हमारा पिछला लेक्चर जो है देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ यदि ये टर्म आपको ना समझ में आए तो उस लेक्चर को जो है आप देख सकते हैं। वेट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इज गिवन बाय, अब ये टी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, समीशन आई 1/2 mi आर आई डॉट स्क्वायर, आर आई डॉट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, थस वी हैव पी जे इक्वल टू, फिर मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ये पी जे कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट टी का वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ वहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा मुझे, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट समीशन आई 1/2 mi आर आई डॉट स्क्वायर, ये मैं पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 1/2 mi यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा 1/2 mi समीशन आई। अब आर आई डॉट जो है वेलोसिटी जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। तो आर आई डॉट का जो है आर आई डॉट स्क्वायर का मैं क्या करूँगा, क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा ये, तो क्या हो जाएगा 1/2 mi समीशन आई, ये हो जाएगा 2 आर आई डॉट हो जाएगा, सबसे पहले 2 आर आई डॉट, फिर से आर आई डॉट का क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में जो है क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, क्या बचा समीशन आई एम आई आर आई डॉट कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे, ये मुझे मिल गया। अब देखते हैं, नाउ वी हैव फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डिलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखे हैं और बहुत से लेक्चर्स हैं उसमें हम देख चुके हैं, कौन सा लेक्चर, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डिलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, उसमें हमने ये प्रूफ किया है कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट। वहाँ पर मैंने इसको वी आई से रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, आर आई डॉट वी ही है, तो इसको मैं वी आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने ये फाइंड किया है, ये रिलेशन होता है, ये हमने उस लेक्चर में फाइंड किया है, तो आप वो देखकर ये वाला टर्म जो है समझ सकते हो। ये क्या बताता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ पी जे इक्वल क्या हो जाएगा, समीशन आई एम आई आर आई डॉट कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 भी है, इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या है, ये कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू एन कैप है, तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे की जगह पर एन कैप पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो पी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन आई एम आई आर आई डॉट एन कैप हो जाएगा। अब पी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई आर आई डॉट क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीशन आई पी आई वेक्टर पी आई एन कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे सिस्टम के लिए ith पार्टिकल के लिए है,
पी आई, तो पूरे सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा एन कैप, वेयर पी इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। पी क्या है यहाँ पर, पूरे सिस्टम का जो है टोटल लीनियर मोमेंटम है, और पी जी क्या है, जनरलाइज्ड मोमेंटम है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जहाँ एन कैप क्या बताता है, जो लीनियर मोमेंटम है उसका, उसके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सिंस इन द ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टेड एंड हैंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ट्रांसलेशन हुआ था पी से क्यू पर हमने देखा था, तो वहाँ पर वेलोसिटी जो है अनअफेक्टेड था, कोई भी उस पर जो है अफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब वेलोसिटी पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 1.2 mv², वेलोसिटी पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो उसमें जो चेंज होगा वो 0 होगा। ठीक, नाउ द लैग्रांज इक्वेशन फॉर सच ए सिस्टम में बी रिटन इज। अब लैग्रांज के इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0, ये होता है, हम जानते हैं। अब एल का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, टी माइनस भी होता है, तो डी अपॉन डी टी कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंड कर देता हूँ, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे, ये माइनस माइनस प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0। अब देखिए कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे का मान 0 हो जाएगा ये यहाँ से, और कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये हम जानते हैं इसका मान जो है 0 है, यहाँ से कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर भी 0, ये डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये क्या होता है, पी जे होता है, ये हमने देखा अभी पिछले जस्ट पीछे हमने देखा है। ठीक है, पी जे ये वाला, ठीक है, पी जे का वैल्यू होता है, तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर पी जे, ये डी बाई डी टी, इसका वैल्यू पी जे माइनस इसका वैल्यू 0 माइनस इसका वैल्यू 0 प्लस कर्ली भी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0 पूरा। ठीक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, पी जे डॉट हो जाएगा, पी जे डॉट इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कर्ली भी अपॉन कर्ली क्यू जे। अब इसका वैल्यू क्या होता है, क्यू जे होता है। हमने जनरलाइज्ड फोर्स और पोटेंशियल में जो है हमने क्या देखा है, रिलेशन देखा है, क्यू जे इक्वल टू क्या होता है माइनस कर्ली भी अपॉन कर्ली क्यू जे। इसको इतना ही ध्यान दीजिए। ठीक है, नाउ इफ द कोऑर्डिनेट क्यू जे इज साइक्लिक और इग्नोरेबल इन द लैग्रांजियन। अब यदि क्या हो, जो कोऑर्डिनेट होता है लैग्रांजियन में, ठीक है, यदि क्यू जे जो है अब्सेंट हो, मतलब हम जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है, एल क्यू जे डॉट और टाइम होता है, ये होता है। तो क्यू जे यदि अब्सेंट हो, तब ये क्यू जे को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहेंगे। तब के कंडीशन में कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट इसलिए इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा है जनरलाइज्ड मोमेंटम वाले में। ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन से जनरलाइज्ड मोमेंटम का जो कंजर्वेशन थ्योरम है उसमें हमने ये देखा है। इसको फिर से एक्सपेंड करूँगा तो कर्ली टी माइनस वी हो जाएगा अपॉन क्यू जे इक्वल टू 0, कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0। ठीक, तो कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0। कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, मैं रख दिया, ये 0 माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। ठीक, तो कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू मुझे 0 मिल गया, ये वाला देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी जे डॉट इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 वी गेट पी जे डॉट इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन, यदि इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे मिल जाएगा पी जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी जे कॉन्स्टेंट मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम जो है उसका, जनरलाइज्ड लीनियर मोमेंटम जो भी है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जनरलाइज्ड लीनियर मोमेंटम उसका। ठीक है, दिस शोज दैट करस्पॉन्डिंग टू द साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू जे द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, पी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।